न्यूज तक अब नए अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है भारत रत्न लता मंगेशकर की। लता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत नमस्कार। आप हस्ती बहुत अच्छा है। पर मैंने कुछ और सुना है कि आप बचपन से मिर्चें बहुत खाते हो, वो भी लाल। जी हाँ, बहुत तीखी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों उससे कड़वाहट नहीं आई आपके अंदर? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। इतना मीठा क्यों गा लेती है मेरा आप? ये तो भगवान की देन है। भगवान की मीठापन जो है गाने में वो ऊपर से मिला। तो आपने बड़ी कोशिश की यार कि लाल मिर्च खा खा के कोई कड़वापन आ लाल जाए। हरी सब खाई है मैंने। आप इस उम्र में भी 20 साल की लड़कियों के लिए गाना गाते हैं, ये भी भगवान की देन है। जी बिल्कुल। और पता नहीं लगता कि आप किसके लिए गा रहे हैं। मैं कभी सोचती नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी हूँ। नहीं, वो तो आप मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं अभी जवान ही हूँ, यंग हूँ। भगवान आपको बहुत उम्र देगा। आप कहती भगवान की देन है कि 9 साल की उम्र से आप गा रही हैं। जी, मैं 5 साल की उम्र से गा रही हूँ। क्लासिकल मैं सीखती थी मेरे फादर से। उस वक्त मैं सहगल साहब को सुनती थी और मुझे सहगल साहब बहुत अच्छे लगते थे। और तब से मुझे लगता है मेरे पिताजी ने मुझे, जब मैं 5 साल की थी तब गाना सिखाना शुरू किया। और जब मैं 9 साल की थी तब मैंने पिताजी के साथ क्लासिकल प्रोग्राम उनके साथ गाया था। अच्छा, उनके साथ पहली बार क्लासिकल? जी हाँ, शोलापुर में। और फिर फिल्मों में एक्टिंग भी की आपने? फिल्मों में एक्टिंग की, ड्रामा में भी एक्टिंग करती थी मैं, छोटे छोटे रोल करती थी। मराठी एक्टर, मराठी सिंगर, क्लासिकल सिंगर, वो हिंदी कैसे सीखी? आप स्कूल में तो गई नहीं, ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की, और अनफॉर्चुनेटली आपके फादर की जल्दी डेथ हो गई, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई। मैं जब 13 साल की थी तब पिताजी की डेथ हुई। देखिए, इंसान को ना वक्त सब सिखा देता है। वो ऐसा टाइम था, हालांकि उस वक्त मराठी लोग थे वो मराठी ही बोलते थे, और मराठी लोग जो काम करते थे हिंदी में, उनके उच्चारण भी मराठी जैसे ही होते थे। तो आपके भी शुरू में मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था कि क्या होगा। पर कुछ जब मेरे सर पे सारा भार आ गया तो मैंने शुरू किया। तो मैंने उर्दू थोड़ी पढ़ी, मौलाना थे उनसे मैंने वो सीखी। वो पाकिस्तान चले गए वो? नहीं, या भिंडी बाजार वाला? भिंडी बाजार वाले थे, वो मेरे गाने के गुरु थे। हाँ, वो सबसे पहले गुरु वही थे। वो मेरे क्लासिकल, उन्होंने आपको शिष्या बनाया अपना। जी हाँ। उसके बाद आपने ये उच्चारण जो आपका ठीक किया, जैसे मैंने उर्दू सीखी, और उर्दू भी मैंने ऐसे सीखी कि किसी ने कहा कि मराठी लोगों को हिंदी उर्दू आती नहीं है, उनके बोलों में थोड़ी दाल चावल की बू आती है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, तो मैंने जाके शुरू किया सीखना, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस पे काफी मेहनत की है। आपने तो मीठ खाना शुरू किया। तो फिर मैंने उस पे काफी बहुत प्रैक्टिस की, बड़ा अभ्यास किया है हिंदी। और फिर बाद में मुझे मास्टर गुलाम हैदर जो पाकिस्तान गए, उनसे मैंने उनकी फिल्मों में मैंने गाया था। तो एक्चुअली उनकी वजह से मैं प्लेबैक सिंगर बनी। नहीं तो सब लोग कहते थे कि इनकी आवाज़ बहुत पतली है, ये चलेंगी नहीं। पर उन्होंने कहा कि ये लड़की ऐसा गाएगी कि देख लेना, तुम सब मुझे याद करोगे। वही है ना, आपका तो उच्चारण भी आप ठीक किया उन्होंने। हाँ जी, आपको लगता था वजह कि लता मंगेशकर जो है हिंदुस्तान क्या विश्व की एक आइडल बन जाएंगे गाने के अंदर, अल्बर्ट हॉल में भी उनका गाना होगा, ये आपको तब तो लगता नहीं होगा? नहीं, मैं तो सिर्फ ये सोचती थी कि किसी तरह मुझे काम करना है और अपना घर ठीक करना है। मैंने देखा कि आपने, मेरे को याद पुराने एक्टर में आ रहा है कि मधुबाला से लेके माधुरी दीक्षित तक आपने गाने गाए, कि दोनों में आपको लगता नहीं है कि मधुबाला के लिए जब गाना आपने गाया तो उसके लिए जो भाव थे चेहरे के, गाना उसके लिए गाती थी। अब जब आप गाती हैं तो शरीर के भाव कैसे होंगे, अंग कैसे प्रदर्शन होगा, तो आपको उसी हिसाब से गाना पड़ता होगा। नहीं, उस हिसाब से तो गाना नहीं पड़ता है, नहीं तो फिर मुझे डांस करना पड़ेगा। नहीं, कहीं देखा गाने वाले करते हैं डांस के साथ, आजकल नहीं, वैसा मैं नहीं करती। पर आपको लगता नहीं लता जी, आपने मेहनत करनी पड़ती होगी? आपने अपने बच्चे के लिए भी गाया, माँ के लिए भी गाया, बहन के लिए भी गाया, तो हर एक का उच्चारण अलग है, भाव अलग है। उच्चारण के लिए मैंने बहुत सोचा, कोशिश की। मैं अपने आप को बैठ के ये सोचती थी कि अगर मुझे माँ का गाना गाना है, लोरी गानी है,
तो मैं माँ बन जाती थी सोचने में कि अगर मेरी माँ मेरे लिए गाएगी तो कैसे गाएगी, तो वो मैं सोच के गाया करती थी। तो ये तो मैंने हर गाने में हमेशा, सैड सॉन्ग हो तो मैं सोचती थी। कई वर्ष पहले की बात है कि कुछ गाने वाले जब गाते थे सैड सॉन्ग, तो डायरेक्टर उनको कहते थे कि इसमें हिचकी दे के गाओ, तो वो हिचकी देते थे, और हिचकी ऐसी होती थी कि जिसका कोई जवाब नहीं, कि गाने में एकदम ऐसे करके, तो वो अच्छा नहीं लगता ना, कि गाने में इस तरह हो भी नहीं सकता है। जब आंखों में आंसू आते हैं तो गला भर आता है, गला भर आता है तो आदमी फिर गा नहीं सकता। किसी एक फिल्म एक्टर ने कहा था कि जब लता जी गाती हैं तो मेरे को ग्लिसरीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, आंखों में ऐसे आंसू आ जाते हैं। तो आपकी तो आवाज में ही आंसू आ जाते थे लोगों को। तो वो सोच के मैं गाती थी। तो आपने कई बार गाया, जैसे बचपन में एक गाना मेरे को याद है, आप बता रही थी, किसी ने बताया कि एक ही एक्ट्रेस के लिए आपने बचपन के लिए पद्मिनी कोल्हापुरी के लिए कौन सी फिल्म थी वो? सत्यम शिवम सुंदरम। और उसके बाद जब जीनत अमान के लिए भी आपने गाना गाया, एक साथ ही गाया था। एक ही साथ गाया था। इसमें आपको बदला होगा आपने अपना, दो लोग तो 2 ऑक्टेव तक गाते हैं, आप तो 3 तक गा जाती हैं। तो कुछ याद होगा आपको बचपन में कैसे किया आपने, ये कैसे गाया था आपको गाना? अभी आप मुझे क्यों गाने के लिए? एक लाइन हमारे, क्योंकि अमेरिकन जो है पहली बार देख रहे हैं परिवार, जो आप जिनके लिए, तो अमेरिकन ने सुना है मुझे। सुना है, पर मेरे साथ बात करते, मैंने पहली बार आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूं, मेरे को बड़ा लगेगा कि मेरे सामने एक लाइन, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। पर आपको लगता है इस तरह के गाने आजकल की फिल्मों में कहीं फिट नहीं, अभी नहीं आते। अभी लोग सोचते ही नहीं इस तरह के गाने करने का। क्योंकि आपने इतने अच्छे अच्छे गाने गाए, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, उसमें सब कुछ है। पर आज को अगर ये गाना गाना पड़ा जाए तो पता नहीं उड़ाते रहेंगे, और दुपट्टे भी उड़ाते रहेंगे और शरीर भी दिखाते रहेंगे। तो आपको लगता नहीं कि आजकल गानों का महत्व कुछ है? बहुत कम हो गया है। अभी फिल्म म्यूजिक हमारा बहुत बदल गया है। कुछ है जो पहले राज कपूर थे जिनकी फिल्मों में गाने अच्छे आते थे, महबूब खान थे, उनकी भी यहाँ अच्छे आते थे, और शांताराम जी थे, उनके यहाँ भी। आजकल सिर्फ यश चोपड़ा है जो म्यूजिक पे बहुत ध्यान देते हैं। और वो पुराने लिखे हुए 30 साल पुराने लिखे हुए गाने, पर 30 साल पुराने गाने हैं, पर उन्होंने उस पे काफी रिसर्च करके, मतलब मदन भैया ने गा के रखे थे, तो वो सारा टेप सुन के उसमें से गाने सिलेक्ट करके जावेद साहब ने गाने लिखे और फिर हमने गाए। तो इतनी मेहनत तो उसके पीछे थी। पर आपका कहना है कि अभी गानों का महत्व फिल्मों में आजकल कम होता जा रहा है? गाने कम भी होते हैं। पहले हम लोग गाते थे 12-12, 13-13 गाने होते थे एक ही फिल्म में। जैसे अभी नौशाद साहब की जो मुगले आजम लगी थी कलर, तो उसमें मैंने देखा कि 12-13 गाने तो ऐसे ही थे। रीमेड में उन्होंने कम कर दिया गाना, पर फिर भी बहुत थे, फिर भी गाने बहुत थे। पर उस वक्त आप जो कह रहे थे कि कभी आपके विचार कि पहले गाना जो गाया जाता था खाली हीरोइन के लिए गाया जाता था, अब आप डांस भी उसके अंदर है, गाना भी है। नहीं, क्या होता था पहले, कैबरे होता था, और कैबरे के लिए आर्टिस्ट भी अलग होते थे। जैसे हेलन थी जो सबसे ज्यादा काम करती थी और बहुत अच्छी थी, तो हेलन के लिए गाने बनते थे और आर्टिस्टों के लिए बनते थे। आज क्या हुआ है कि हेलन भूल जाइए आप, हीरोइन ही कैबरे करने लगी है। बहुत कम कपड़े पहनना और गाने के बहुत अजीब अजीब एक्शंस करना, और ये सब चलता है। तो गाना उससे फिट नहीं बैठता ना, आपको डांस के साथ गाना करना गाना मैं तो खैर कम ही गाती हूँ आजकल, पर वैसे गाने अब आते नहीं है जैसे पहले आते थे। पहले सैड सॉन्ग बहुत आते थे, भजन आते थे, अब तो एक ही टाइप के गाने आते हैं। और आप पिक्चर में देखिए कि हीरो या हीरोइन इमेजिन करते हैं, सपना देखते हैं कि हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, शादी हो जाती है उनकी सपने में। 50 लड़कियां 50 लड़के एक जैसे कपड़े पहन के और किसी जंगल में डांस कर रहे हैं और ये गा रहे हैं। मतलब कोई सिचुएशन नहीं, कोई उसके लिए ये लगता ही नहीं उनको। आपको लगता गाने के लिए कोई सिचुएशन भी तो होनी चाहिए कि ये गाना इस सिचुएशन पे आ रहा है, वो गा रहे हैं,
वो तो है नहीं। और ज़्यादातर डुएट्स होते हैं, सोलो बहुत कम होते हैं। डुएट्स होते हैं, हीरो हीरोइन गा रहे हैं, स्टोरीज नहीं है। जितना गंदा दिखा सकते हैं उतना दिखाते हैं। और लिरिक्स भी अभी जावेद साहब हैं, गुलजार साहब हैं, उनको छोड़ दीजिए तो वो भी नसर काफी आप व्यथित जिसको बोलते हैं, दुखी लगती हैं जो कुछ हो रहा है। क्या कारण है इसके लिए, हम और आप क्या कर सकते हैं? मैं इससे थोड़ा बात करूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं भारत रत्न लता मंगेशकर जी से। मंगेशकर आप तो बड़ी दुखी दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ हो रहा है म्यूजिक में, जो गाने जिस तरह के हो रहे हैं, उस जमाने में म्यूजिक डायरेक्टर भी थे ना, वो भी काफी बहुत सारे थे। हाँ, और आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर भी उसी तरह के हैं, डांस करने वाले। नहीं, वो भी अच्छा कर सकते हैं, पर उस वक्त म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत थे और अच्छे नामी गामी थे। नहीं, और सबका अलग अलग स्टाइल था। अब आप देखेंगे कि नौशाद साहब, खय्याम साहब, मदन मोहन जी, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और सलील चौधरी, और भी बहुत सारे थे जो छोटी मोटी फिल्में करते थे। पर आपने गाने जो सबसे ज्यादा गाए हैं, मेरे को लगता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ गाए हैं। जी हाँ, एक्चुअली लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जब छोटे छोटे थे तो मेरे भाई की एक छोटी सी संस्था थी जिसका नाम था सुरेल बाल कला केंद्र जी। तो उसमें ये लोग प्रोग्राम करते थे। और प्यारेलाल वायलिन बजाता था और लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाता था। तो ये सब दोस्त थे, तो हमारे घर में आना बैठना खाना पीना इनका चलता था। तो वहाँ से फिर एक मर्तबा मुझे लक्ष्मीकांत ने कहा कि मैं एक मर्तबा फिल्मों में बजाने लगूं। तो फिर तो लक्ष्मी को मैंने सबसे पहले शंकर जयकिशन के यहाँ मैंडोलिन प्लेयर के से काम दिलवाया था। पर मेरे को लगता है कि आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के तो 666 गाने आपने कम से कम गाए। जी हाँ। और उसके बाद गाने वालों का ड्यूट आपने गाया मोहम्मद रफ़ी के साथ 440 गाने, इतने सारे गाने उनके लिए गाए आपने। किशोर के लिए आपने 327 गाने गाए। पर सवाल ये कि आपकी मेंटरिंग भी की होगी, किसी ने आपको जो से मैं सुना कि आपको कहा गया कि आप दूर से गाने गाने तक आइए माइक तक। ये इस सांस का क्या महत्व क्या होता है? सांस का तो बहुत महत्व है, और खास तौर पे माइक के सामने, क्योंकि माइक के सामने जब आप गाते हैं तो गाना गाते वक्त ये आता है, कईयों का आता है। और कुछ लोग उसको अच्छा समझते हैं आजकल, हमारे जमाने में अच्छा नहीं समझते थे। आजकल तो मुझे कमजोरी को उन्होंने मजबूरी बना दी ना कि सांस ले नहीं पाते थे, हाँ करके गाना गा दीजिए आप। चैन की सांस ली। चैन की सांस ली। हाँ, तो आपको सांस का महत्व समझाया उन्होंने? मुझे अनिल विश्वास जी ने समझाया। मैंने जब सबसे पहले उनके साथ 1947 एंड होगा उसका, तो मैं उनके यहाँ गा रही थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि लता तुम इस जगह सांस लो, ये लाइन खत्म होती है, यहाँ सांस लो, और इस सांस जब तुम लेती हो तब पता नहीं लगना चाहिए कि तुमने सांस ली। तो तुम क्या करो, तो उस वक्त तुम थोड़ा मुंह फेर लो, पता नहीं चलेगा। फिर बाद में मैंने आदत डाली कि अगर मुंह फेरा माइक के सामने से फेरने की जरूरत ही नहीं, मैं ऐसे सांस लेती थी कि किसी को मालूम नहीं होता था। पर ये अनिल दा ने मुझे सिखाया। नौशाद साहब थोड़ा ये करते थे कि गाना लिखो, तो मैं गाना लिख के फिर प्रयास करती तो लिखने के बाद नहीं, गाना लिख के फिर वो कहते थे अच्छा आप पढ़ के बताइए मुझे, तो मैं पढ़ के उनको सुनाती थी। उच्चारण तो उच्चारण तो कहते थे नहीं इसको ऐसे कहना है, ये बोल ऐसा कहना है। जो उर्दू गाने हैं या हिंदी, तो वो मुझे समझाते थे। मास्टर गुलाम हैदर ने मुझे ये सिखाया कि गाने की जहाँ सम आती है, आप कितना समझते हैं मुझे मालूम नहीं, पर जहाँ सम आती है वहाँ भी हल्का सा जोर देना, वहाँ उसको थोड़ा सा ये करना सम के ऊपर, हाँ, ताकि गाना फिर थोड़ा उठता है, अच्छा लगता है। तो ये मैंने उनसे सीखा था। और मास्टर गुलाम हैदर ने मुझे ये भी कहा कि तुम जो गाना गाओगी, तुम पहले सिचुएशन पूछ लो और उस कैरेक्टर में खो जाओ, अपने आप का ज़्यूम करो। हाँ, कि आप कि सोचो कि तुम ही हो वो। मुझे लगता है किशोर जी के साथ आप काफी किशोरदा के साथ गाना है, पर किशोरदा जब आते तो हंसा देते थे आपको। बिल्कुल। वो तो वहाँ आके स्टोरीज शुरू कर देते थे, कहानियां पुरानी कहानियाँ।
पुरानी कहानी शुरू हो जाए और हम लोग हंसते रहते थे। गाना नहीं होता और गाना ही नहीं हो सकता था, इतना हंसाते थे वो। पर इस सारे में जब एक कई बार होता है लता जी, आप पे तो लगता है वो सब नहीं आया, घमंड नहीं आया अभी तक जैसे बात कर रही हैं, पर कई बार एक स्टेज आती है जब आप अपने आप को कि मेरे बिना तो कुछ नहीं हो सकता, जैसे आपने ओपी नैयर के लिए गाना ही नहीं गाया, नहीं गाऊंगी, नहीं ऐसा नहीं हुआ, या उन्होंने ऑफर ही नहीं किया? नहीं, ओपी नैयर जी के साथ जो हुआ ना वो ऐसा हुआ कि ओपी नैयर जी ने कहा किसी को कि जो मेरा स्टाइल है वो या तो गीता दत्त गा सकती है या आशा भोसले। लता मंगेशकर सबसे अच्छी सिंगर है, उन्होंने अभी भी स्टेटमेंट किया है कि लता मंगेशकर नंबर 1 है, पर जो मेरा स्टाइल है वो कुछ अलग है, वो शायद लता के गले से अच्छा नहीं लगेगा, और मैं इससे एग्री करती हूँ। तो आपका तो एक बार नौशाद साहब से भी कुछ हुआ था कि 4 साल तक गाना नहीं गाया आपने? नहीं, आर.डी. बर्मन जी, एस.डी. बर्मन जी 4 साल तक लड़ाई होती रही। 8 साल तक नहीं गाया। क्या कारण क्या था उसका? नहीं, उनके कुछ किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई मेरे साथ। पैसे के मामले में तो नहीं था ना? ना, पैसे के मामले में मेरे साथ कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे मिलते ही नहीं थे। वो तो ज्यादा नहीं मिलते थे। और एक बार मेरे को लगता है कहीं मैंने सुना है राज कपूर जी के साथ कुछ हो गया था, थोड़ी सी किसी गाने पे रॉयल्टी के ऊपर से मेरा उनका झगड़ा हो गया था। क्या कारण? नहीं, वो कंजूस आदमी थे या समझते थे मैं राज कपूर इसलिए मेरे आगे कौन खड़ा होगा? उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने उनसे कहा कि मैं रॉयल्टी देती हूँ, तो कहने हम रॉयल्टी नहीं देते हैं। मैंने कहा मैं तो लेती हूँ, तो मैंने किसी का नाम लिया, मैंने कहा फलाने प्रोड्यूसर ने मुझे रॉयल्टी दी है, तो कहने लगे राज कपूर से मिला रही हैं आप उनको, मैं राज कपूर हूँ। तो मैंने कहा मेरे लिए, मैं आई हूँ यहाँ बिजनेस करने, मतलब मैं गाने आई हूँ, मेरे लिए वो भी उतना ही बड़ा है जितने आप बड़े हैं। मैं भी लता मंगेशकर हूँ। मैंने कहा लता मंगेशकर हूँ और मैंने ये तय किया है कि मैं रॉयल्टी लूंगी। तो कहने लगे मैं रॉयल्टी नहीं दूंगा। तो मैंने कहा आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं, हम लोग नमस्ते करते हैं, गाएंगे नहीं, मैं गाऊंगी नहीं, आप किसी और से ले लीजिए। तो उसमें उन्होंने दो एक पिक्चरें की, पर जमी नहीं बात। तो फिर वापस तो लता जी की शरण में, फिर उन्होंने रॉयल्टी दी। लता जी की शरण में आ गया। शरण में नहीं, पर बात ये थी ना कि उनको गाना वो समझते थे, और दूसरी बात ये थी कि गाना जब वो बताते थे ना, तो जितना मैं उनको सही मतलब गा के देती थी शायद उनको और किसी से नहीं मिलता था। तो वो आ गए बॉबी के वक्त, उन्होंने आके मुझे कहा कि जैसे आपने गाना गाया उस वक्त कांटा लगा रे, उसका अपना एक म्यूजिक था, रिदम था, और आजकल जो कांटा लगा रहे तो उसमें अश्लीलता की भावना। हाँ, रीमिक्स जो हो रहा है आजकल, लता जी तो बड़ी दुखी होंगी उससे। मैं बहुत दुखी तो हूँ, पर मैं हमेशा एक बात मानती हूँ कि उस कांटा लगा का मतलब कुछ और, इसका हाँ ये बिल्कुल है, वैसा किया है उन्होंने और बहुत ही गंदा किया है। पर मैं मानती हूँ कि जो चीज आती है ना वो चली जाती है। आफ्टर ऑल दुनिया गोल है, जो चीज आज यहाँ है वो कल यहाँ आती है और फिर यहाँ चली जाती है। तो आपको लगता है कि आपके गाए हुए गाने का डिस्टॉर्शन हो तो उसके ऊपर आपका कोई क्लेम नहीं है? नहीं, मैं उस पर ध्यान नहीं देती, हमने गा दिया है, बस हम गा चुके, आप जो करना है करो। आपने लता जी इतना नाम कमाया, 60 साल में भारतवर्ष का नाम इतना ऊंचा किया, अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, पर लता जी ने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। क्यों ऐसा लगता है? आपने अपना परिवार, लगता है ना हर उसको कि अपना परिवार भी बनाना चाहिए। जो है मेरा परिवार वो मेरा ही परिवार है। अपने बारे में आपने नहीं सोचा, कभी दिल नहीं किया? नहीं, कभी नहीं सोचा। आपको म्यूजिक से ही मोहब्बत है और किसी से नहीं कुछ हुआ? सच्ची बात है। अब आप एक और भी आपके कि आप मंगेशकरी की हैं, और गोवा के लिए आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सब कुछ किया, इधर उधर इतना सब कुछ किया, हॉस्पिटल बनाया, परंतु गोवा से आपको कुछ खास प्रेम है या नफरत है? प्रेम की बात नहीं है, गोवा में जो मंगेशी है जगह, हाँ। तो मंगेशी में मंगेश का टेम्पल है जी, और वहाँ के जो पुजारी थे उनके में बेटे मेरे पिताजी, तो हम लोग मंगेशकर हैं जी। और मेरे मंगेशी से पिताजी आए, पर मेरी माताजी धुलिया की तरफ से आई है, खानदेश जी। तो हमारा मतलब मंगेश से गोवा से ज्यादा संपर्क हुआ ही नहीं। पर आपको पिताजी जहाँ के हैं वैसे तो नॉर्मली तो हम लोग ये समझते हैं करते हैं, पर क्या हुआ और कोई तो कारण नहीं है कि पॉलिटिकल कारण तो नहीं? पॉलिटिकल नहीं, बिल्कुल बांदोडकर जब थी तो ना, बांदोडकर साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था।
और बांदोड़कर साहब के यहाँ मैं जाके रही भी हूँ घर पे, तब ऐसा कुछ नहीं है इसमें। वैसे तो आप सारे भारत के हैं, पर जहाँ की हैं। एग्जैक्टली आपने जो कहा वो मैं मानती हूँ कि मैं लता मंगेशकर हूँ, पर मैं सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं हूँ, गोवा की नहीं हूँ, मैं पूरे भारत की हूँ। तो आप सारे भारत के लिए कर रही हैं। बिल्कुल। अगर पूना में जो हॉस्पिटल हमने बनाया उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मेरे पिताजी की डेथ पूना में हुई, और जब उनकी डेथ हुई तब उनको मेडिकल एड जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। अच्छा, तो इसलिए मेरी मदर की इच्छा थी कि पूना में अगर कुछ बने हॉस्पिटल वगैरह तो पूना में बने, ताकि मेरे पिताजी का वहाँ आत्मा जो है वहाँ पर शांत तो है। हम लोग माँ के सामने तो कर नहीं सके किसी वजह से, पर अभी जो हॉस्पिटल हमने बनाया है वो इसी वजह से बना है। अच्छा, आपका फ्यूचर आप भारतवर्ष के लिए, आपने तो नेहरू जी भी रो दिए थे आपके गाने के ऊपर, आपने देश के लिए जो गाया था तो अब आप भारत के लिए क्या क्या करेंगे? लगता है कि आप कुछ सपना बनाया आपने? कुछ मैंने कोई सपना नहीं बनाया। मैं तो ये सोचती हूँ कि इंसान के सामने आ जाता है और फिर वो चीज़ बन जाती है। आप सोच के रखिए कि नहीं, प्लान करने से कभी कभी होता नहीं। हमने बहुत प्लान बनाए थे कि यहाँ एक एकेडमी बनाएंगे ये, पर कुछ ऐसे हालात बने कि नहीं हो सका। और दूसरा ये कि आपको कहा जाता है कि पॉलिटिकल विचारधारा भी आपकी है, अटल जी से अच्छे संबंध हैं आपके। जी हाँ, पर मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल मुझे किसी इसमें तो आज की राजनीति भी और आज के म्यूजिक, मुझे राजनीति में रस ही नहीं है। आज की राजनीति और आज का म्यूजिक दोनों बराबर हैं आपके दोनों में रस नहीं है। लता जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।